वित्तीय शिक्षा की इस बिल्कुल नई चर्चा में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पे गहराई से बात करने वाले हैं जो हर भारतीय परिवार के लिए बहुत जरूरी है। वित्तीय नियोजन मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग। हाँ बिल्कुल। और हमारी बातचीत का आधार है फाइनेंशियल विजडम फॉर द इंडियन फैमिली नाम की एक सामग्री। इसमें काफी प्रैक्टिकल बातें बताई गई हैं। हाँ, काफी अच्छी और सीधी सादी भाषा में समझाया गया है। तो हमारा मकसद साफ है, इस सामग्री से वो खास बातें निकालनी है जो हमें ये समझने में मदद करें कि भाई अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करें, हाँ, बचत कैसे करें और सबसे जरूरी उसे समझदारी से निवेश कैसे करें। हाँ, ताकि हमारा और हमारे परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे। बिल्कुल, भविष्य की सुरक्षा ही मेन मुद्दा है। और इस पूरी कहानी को इस पूरे विषय को समझने के लिए हम रमेश की कहानी से शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है ये कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है, हम में से कई लोगों की है ना। हाँ, काफी आम कहानी है ये भारतीय घरों की। हाँ, ये दिखाती है कि पैसा कमाना तो ठीक है, एक बात है, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना वो बिल्कुल दूसरी और शायद ज्यादा जरूरी बात है। सही कहा। तो ज्यादातर भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों की तरह ही रमेश को बचपन से क्या सिखाया गया? बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, बस जिंदगी सेट है। यही होता है ज्यादातर। पैसा कैसे कमाना है इस पर पूरा जोर था, पर उस कमाए हुए पैसे का करना क्या है ये उसे कभी ठीक से बताया नहीं गया। हाँ, ये फाइनेंशियल लिटरेसी वाली बात आती ही नहीं है अक्सर। तो रमेश ने मेहनत की, अच्छी सरकारी नौकरी मिली, ईमानदारी से काम किया और हर महीने जो भी पैसा बचता था वो उसे सीधा अपने बैंक खाते में डाल देता था। अच्छा, सेविंग्स अकाउंट में। हाँ, पत्नी घर संभालती, बेटा अर्जुन स्कूल जाता। रमेश अक्सर अर्जुन से भी यही कहता, बेटा तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, पैसे की चिंता हम बड़ों पर छोड़ दो। उफ, ये डायलॉग तो बहुत कॉमन है। हाँ, नतीजा क्या हुआ? अर्जुन ये सोचते हुए बड़ा हुआ कि पैसा कोई मुश्किल तनाव देने वाली चीज है जिससे दूरी रहो तो अच्छा है। फिर वक्त बीतता गया। रमेश ने देखा कि घर का खर्च तो बढ़ता जा रहा है, राशन, पेट्रोल, बच्चे की स्कूल फीस। हाँ, महंगाई। हाँ, उसे चिंता होने लगी। उसने अपने बैंक पासबुक देखी। सालों से जो पैसा जमा हो रहा था वो कुछ खास बढ़ा ही नहीं था। अरे, वो सोचने लगा, यार मैंने तो सब सही किया, मेहनत की, बचत की, फिर भी ये चिंता क्यों है? तभी एक दिन उसका बचपन का दोस्त मिला, सुरेश। वो काफी निश्चिंत और खुश लग रहा था। अच्छा। तो रमेश ने पूछ ही लिया, यार सुरेश, तू इतना शांत कैसे रहता है? मैं हर महीने बचाता हूँ, फिर भी ऐसा लगता है जैसे एक ही जगह फंसा हुआ हूं। सुरेश मुस्कुराया और बोला, रमेश, तुम पैसे के लिए तो काम करते हो, पर तुमने कभी अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाया ही नहीं। क्या बात कही। ये एक वाकया रमेश के लिए चौंकाने वाला था। पैसे को काम पर लगाना। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और यहीं से वो बुनियादी सवाल उठता है जिसका जवाब हम सब खोज रहे हैं। आखिर ये वित्तीय नियोजन, ये फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या चीज? बिल्कुल सही सवाल है। और देखिए, इसका जवाब उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। आप ऐसे समझिए, अगर आपको घर बनाना हो तो क्या आप सीधे जाकर ईंटें लगाना शुरू कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले नक्शा वक्शा बनेगा। हाँ, पहले आप एक आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाएंगे, पूरी प्लानिंग करेंगे, है ना? तो वित्तीय नियोजन आपके पैसों का वही नक्शा है। अच्छा, पैसों का नक्शा। हाँ, ये असल में 3 बहुत सीधे सवालों का जवाब देता है। पहला, पैसा आ कहाँ से रहा है, मतलब आपकी आमदनी, इनकम। हाँ। दूसरा, पैसा जा कहाँ रहा है, यानी आपके खर्चे। और तीसरा, सबसे जरूरी, आप अपने पैसे से क्या हासिल करना चाहते हैं, मतलब आपके लक्ष्य, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बच्चों की पढ़ाई करानी है, रिटायर होना है। हाँ, गोल्स। बिल्कुल। तो बिना प्लान के पैसा वो रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया। सच में महीने के आखिर में यही होता है ना? लेकिन एक प्लान के साथ आपके हर रुपए का एक मकसद होता है, एक काम होता है। हाँ, ये बात तो है। तो प्लान का पहला कदम ये जानना है कि पैसा जा कहाँ रहा है, जिसे बजटिंग कहते हैं। बिल्कुल। पहला कदम है अपने खर्चों को समझना, और ये जो स्रोत सामग्री है ये इसके लिए एक बड़ा ही आसान तरीका बताती है। क्या? 1 महीने के लिए बस 1 महीना अपने हर छोटे बड़े खर्च को लिखिए। हर खर्चा? 10 रुपए की चाय भी? हाँ, वो 10 रुपए की चाय, सब्जी वाले को दिए 50 रुपए, ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल रिचार्ज, कुछ भी मत छोड़िए। अच्छा। महीने के अंत में जब आप उस लिस्ट को देखेंगे ना, तो शायद आप हैरान रह जाएंगे। क्यों? अक्सर लोग चौंक जाते हैं ये देखकर कि कितना पैसा ऐसी चीजों पर जा रहा है जिन पर उनका ध्यान ही नहीं गया था। जैसे महीने में कितनी बार बाहर से खाना मंगा लिया, या कितने ऐसे ऐप सब्सक्रिप्शन चल रहे हैं जिनका इस्तेमाल भी नहीं करते। हाँ, ये होता है, ऑटो डेबिट हो जाता है, पता भी नहीं चलता। बिल्कुल।
तो ये बजटिंग उन छोटे छोटे छेदों को पहचानने जैसा है जिनसे आपकी जेब खाली होती रहती है। अच्छा, तो एक बार ये लीक पता चल गई, फिर क्या? मतलब आमदनी और खर्च का हिसाब कैसे बिठाएं? यहीं पर एक बहुत पॉपुलर नियम काम आता है जो स्रोत में भी बताया गया है, 50-30-20 नियम। 50-30-20 ये क्या है? ये आपके महीने की आमदनी, मतलब जो पैसा घर आ रहा है सैलरी से या बिजनेस से, उसको 3 हिस्सों में बांटने का एक सरल तरीका है। ओके। 50% आपकी जरूरतों पर जाना चाहिए। ये वो खर्चे हैं जिनके बिना गुजारा मुश्किल है, जैसे घर का किराया या ईएमआई, राशन, बिजली पानी के बिल, बच्चों के स्कूल फीस, आने जाने का खर्च, ये सब। बिल्कुल, ये सब जरूरतें हैं। फिर 30% आपकी इच्छाओं पर खर्च हो सकता है। इच्छाएं मतलब वो चीजें जो जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाती हैं, मजेदार बनाती है, पर जिनके बिना काम चल सकता है, जैसे बाहर खाना, फिल्में देखना, घूमने जाना, नए कपड़े। अच्छा, शौक वाली चीजें। हाँ, शौक वाली चीजें। और सबसे अहम, कम से कम 20% हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग रखना है। ये आपके भविष्य के लिए है। 20%? सुनने में तो अच्छा है, पर शायद सबके लिए शुरुआत में मुमकिन ना हो, खासकर जिनकी आमदनी थोड़ी कम है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये एक गाइडलाइन है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर 20% मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, 10% से शुरू करें। अच्छा। या 5% से ही सही। महत्वपूर्ण बात है आदत डालना, शुरुआत करना। हाँ, स्टार्ट करना जरूरी है। बिल्कुल, एक बार आदत बन जाए तो धीरे धीरे इसे बढ़ाया जा सकता है। बचत और निवेश, आपने दोनों का जिक्र किया। लोग अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं ना? हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है और स्रोत सामग्री इन्हें बड़े अच्छे ढंग से समझाती है, दो भाइयों की तरह। दो भाई कैसे? हाँ, समझिए, बचत वो बड़ा भाई है, जिम्मेदार है पर थोड़ा डरपोक है। डरपोक? हाँ, मतलब वो पैसे को सुरक्षित रखना चाहता है, रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो पैसे को बैंक अकाउंट में या घर की तिजोरी में रख देता है। अच्छा। ये पैसा आसानी से मिल जाता है, इसलिए छोटी मोटी जरूरतें या कोई इमरजेंसी आ जाए उसके लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन इसकी एक कमजोरी है, महंगाई। समय के साथ महंगाई इसकी कीमत, इसकी खरीदने की शक्ति कम करती जाती है। अच्छा, तो ये हुआ बचत वाला भाई। जी। दूसरा कौन है? दूसरा है निवेश, इन्वेस्टिंग। ये छोटा भाई है पर ज्यादा समझदार और दूर की सोचने वाला। अच्छा। ये पैसे को बैठा कर रखना नहीं चाहता, ये पैसे को काम पर लगाना चाहता है ताकि वो समय के साथ बढ़ सके। काम पर लगाना मतलब वो पैसे को म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी, गोल्ड ऐसी जगहों पर लगाता है जहां पैसा बढ़ सकता है। निवेश किया हुआ पैसा सोते हुए भी आपके लिए और पैसा कमाता है। वाह, मतलब एक पैसा बचाता है, दूसरा बढ़ाता है। बिल्कुल, बचत वाला भाई सुरक्षा देता है, निवेश वाला भाई वेल्थ बनाता है। तो मतलब दोनों जरूरी है। हाँ बिल्कुल, बचत आपकी ढाल है अल्पकालिक सुरक्षा के लिए, निवेश आपका हथियार है लंबी अवधि में दौलत बनाने के लिए। ढाल और हथियार, अच्छा एनालॉजी है। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि हथियार चलाने से पहले, मतलब निवेश करने से पहले, ढाल मजबूत होनी चाहिए, कुछ सुरक्षा कवच बनाने जरूरी हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है। निवेश की गाड़ी चलाने से पहले कुछ सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए। 3 मुख्य सुरक्षा कवच बताए गए हैं। पहला कौन सा है? पहला है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड? हाँ, इसका मतलब है कि कम से कम 6 महीने के आपके जो जरूरी खर्चे हैं, वही किराया, राशन, बिल, ईएमआई, स्कूल फीस। हाँ बिल्कुल वही, उन जरूरी खर्चों के बराबर पैसा आपको अलग रखना है, ऐसी जगह जहां वो सुरक्षित भी रहे और जरूरत पड़ने पर आप उसे तुरंत निकाल सके। कैसे? सेविंग्स अकाउंट या कोई छोटी एफडी। हाँ, सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड या छोटी एफडी जहां पेनाल्टी ना लगे ज्यादा, मतलब पैसा सेफ और लिक्विड हो। इसका फायदा क्या है? फायदा, सोचिए अगर अचानक नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई और बड़ा अनचाहा खर्चा आ जाए, हाँ। तो ये फंड आपको संभालेगा। आपको अपने लॉन्ग टर्म निवेश जैसे म्यूचुअल फंड या स्टॉक, उनको मजबूरी में शायद नुकसान में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मतलब ये एक बफर है। हाँ, एक सेफ्टी नेट, एक बफर। ये आपको मानसिक शांति देता है कि कुछ गड़बड़ हुई तो मेरे पास 6 महीने का सहारा है। सही बात है। ये तो हुआ पहला कवच। दूसरा सुरक्षा कवच है बीमा, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, हाँ। इसे एक तरह की आर्थिक छतरी समझिए जो आपको बड़े आर्थिक तूफानों से बचाती है।
स्रोत 2 तरह के बीमा पर खास जोर देता है। कौन से? पहला है हेल्थ इंश्योरेंस। हाँ, ये तो आजकल बहुत जरूरी हो गया है। बहुत ज्यादा। आजकल इलाज का खर्च कितना बढ़ गया है, आप जानते हैं? एक बड़ी बीमारी या कोई एक्सीडेंट आपकी सालों की बचत खत्म कर सकता है। सही बात है। इसलिए एक अच्छा फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना बहुत जरूरी है, जो आपके पूरे परिवार को कवर करे। ओके। और दूसरा बीमा? दूसरा है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस। हाँ, ये खासकर उस व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है जिसकी कमाई पर पूरा परिवार निर्भर है। घर का कमाने वाला सदस्य। हाँ, अगर दुर्भाग्यवश उससे कुछ हो जाता है तो ये बीमा पॉलिसी परिवार को एक बड़ी रकम देती है, एक मुश्त, जिससे उनका भविष्य आर्थिक रूप से लड़खड़ाए नहीं, बच्चे पढ़ सकें, घर चल सकें। और ये उतना महंगा भी नहीं होता, खासकर अगर आप कम उम्र में ले लें। अच्छा, तो इमरजेंसी फंड और बीमा, ये हो गए 2 कवच। तीसरा क्या है? तीसरा कवच है महंगाई की समझ। महंगाई? ये कवच कैसे हुई? ये तो दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है, लेकिन इसकी समझ होना ही एक कवच है। स्रोत इसे साइलेंट थीफ कहता है, एक खामोश चोर। खामोश चोर? बिल्कुल, ये ऐसा चोर है जो धीरे धीरे आपके पैसे की ताकत चुराता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। कैसे? वही समोसे वाला उदाहरण याद है? हाँ, 10 साल पहले 100 रुपए में 10 समोसे, अब शायद 5। बस यही महंगाई है, आपके पैसे की खरीदने की शक्ति, परचेजिंग पावर कम हो जाना। आज जो चीज 100 रुपए की है, अगर महंगाई दर मान लीजिए 7% है, तो अगले साल वो 107 रुपए की हो जाएगी। ओह। अब सोचिए, अगर आपका पैसा बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है और आपको ब्याज मिल रहा है सिर्फ 3% या 4%, हाँ, तो असल में आप हर साल अपने पैसे की कीमत 3-4% खो रहे हैं। आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, असल में घट रहा है। बाप रे, ये तो सोचा ही नहीं था इस तरह से। मतलब बैंक में रखा पैसा भी सेफ नहीं है महंगाई से। बिल्कुल नहीं, महंगाई उसे चुपके चुपके खा रही है। तो फिर इसका इलाज क्या है? इलाज है निवेश। निवेश ही वो तरीका है जिससे आपका पैसा महंगाई दर से तेज रफ्तार से बढ़ सकता है। तभी आप असल में दौलत बना पाएंगे, अपनी परचेजिंग पावर बचा पाएंगे। अच्छा, तो ये 3 कवच, इमरजेंसी फंड, बीमा और महंगाई की समझ, ये जरूरी हैं निवेश शुरू करने से पहले। हाँ, ये आपकी नींव मजबूत करते हैं। चलिए, ये बातें तो हम बड़ों के लिए हो गई, लेकिन स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि बच्चों को पैसे के बारे में सिखाना कितना जरूरी है। रमेश वाली गलती नहीं दोहरानी चाहिए। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अक्सर हम बच्चों को पैसे की बातचीत से दूर रखते हैं, जो ठीक नहीं है। तो कैसे सिखाएं बच्चों को? स्रोत कुछ बताता है? हाँ, और बड़े अच्छे उम्र के हिसाब से तरीके बताता है। जैसे 5 से 8 साल के बच्चे हैं, छोटे हैं अभी, उनके लिए 3 जार का तरीका। 3 जार? हाँ, उन्हें थोड़ी पॉकेट मनी दे और 3 शीशे के जार दें। एक पर लिखें बचत, सेविंग, ये किसी खास खिलौने या चीज के लिए है। दूसरे पर खर्च, स्पेंडिंग, छोटी मोटी टॉफी चॉकलेट के लिए। और तीसरे पर शेयर, मतलब दान देने या किसी की मदद करने के लिए। वाह, ये तो अच्छा आइडिया। हाँ, इससे उन्हें पैसे के अलग अलग इस्तेमाल समझ आते हैं, बचाना, खर्च करना और देना भी। धैर्य और उदारता सीखते हैं। और थोड़े बड़े बच्चों के लिए, मान लीजिए 9 से 13 साल, उनके लिए जरूरत और इच्छा का फर्क समझाना जरूरी है। अच्छा। उन्हें साथ में बाजार ले जाइए, एक छोटा सा बजट दीजिए और पूछिए कि इस पैसे से क्या ज्यादा जरूरी है, फल लेना या चिप्स का पैकेट। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल लर्निंग हो गई। बिल्कुल, इससे उन्हें निर्णय लेना आता है, प्राथमिकता तय करनी आती है। और 14 साल या उससे बड़े टीनेजर्स के लिए? उनके लिए तो आप उनका बैंक खाता खुलवा सकते हैं। हाँ, उन्हें डेबिट कार्ड इस्तेमाल करना, अपने खर्चे ट्रैक करना सिखाएं। आजकल कई ऐप्स हैं जो इसमें मदद करती हैं। और अगर उन्हें कहीं से पहली कमाई होती है, पार्ट टाइम जॉब से या इंटर्नशिप से, तो उन्हें मदद करें कि वो 500 रुपए महीने की ही सही, पर एक SIP शुरू करें। पहली कमाई से ही SIP? वाह। हाँ, सोचिए कितनी अच्छी आदत पड़ेगी। ये छोटी उम्र में दी गई सीख ना, ये कमाल का काम करती है। ये बच्चों को पैसे का सम्मान करना सिखाती है, पैसे से डरना नहीं। सही बात है। ये उन्हें एक जिम्मेदार और आर्थिक रूप से सक्षम वयस्क बनने की नींव देती है। ये एक तरह का निवेश है जो आप अपने बच्चों के भविष्य पर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इन सब हाथों को अगर समेटे तो स्रोत एक आम भारतीय परिवार के लिए एक बहुत ही सरल, मतलब 6 कदमों वाली वित्तीय योजना बताता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। हाँ, बिल्कुल बेसिक और करने लायक कदम है। पहला कदम क्या है?
पहला, जैसा हमने कहा, 1 महीना अपने खर्च ट्रैक करें, देखें पैसा जा कहाँ रहा है। ठीक है। दूसरा, इमरजेंसी फंड बनाएं, 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा अलग रखें। ओके। तीसरा, सही बीमा लें, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस, परिवार की सुरक्षा के लिए। चौथा, एक बजट बनाएं, वो 50-30-20 नियम को अपनी जरूरत के हिसाब से ढालें। पांचवा, निवेश शुरू करें, हर महीने चाहे 500 रुपए या 1000 रुपए से ही सही, पर SIP के जरिए निवेश की आदत डालें। और छठा, साल में कम से कम एक बार अपनी पूरी योजना की समीक्षा करें, देखें सब ठीक चल रहा है या कुछ बदलाव की जरूरत है। इनकम बढ़ी है तो निवेश बढ़ाएं, लक्ष्य बदले हैं तो प्लान बदलें। बस ये 6 कदम। हाँ, और सबसे जरूरी संदेश यही है, शुरुआत करें, अटके नहीं, छोटा शुरू करें पर करें जरूर। लेकिन जैसे ही निवेश की बात आती है, खासकर शेयर बाजार की, बहुत से लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है ये तो जुआ है, पैसा डूब जाएगा। हाँ, ये डर बहुत आम है और कुछ हद तक जायज भी है अगर आप बिना समझे कूद पड़े, लेकिन स्रोत इसे साफ करता है। देखिए, रोज रोज खरीद फरोख्त करना, जिसे डे ट्रेडिंग कहते हैं, वो वाकई जोखिम भरा हो सकता है और जुए जैसा लग सकता है। लेकिन लंबे समय के लिए अच्छी जानी मानी कंपनियों में निवेश जुआ नहीं है। कैसे? जब आप किसी अच्छी कंपनी, मान लीजिए TCS है या HDFC बैंक है या कोई और बड़ी कंपनी, उसका शेयर खरीदते हैं, तो आप असल में उस कंपनी के बिजनेस में एक छोटे से हिस्सेदार बन रहे होते हैं। अच्छा, मालिक बन रहे हैं एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। अब अगर वो कंपनी अच्छा काम करती है, मुनाफा कमाती है, आगे बढ़ती है, तो आपके निवेश की कीमत भी समय के साथ बढ़ेगी। ये कोई जुआ नहीं, ये बिजनेस में भागीदारी है। पर इसके लिए तो बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, कौन सी कंपनी अच्छी है, कब खरीदें, कब बेचें, ये सब कैसे पता चलेगा आम आदमी को? बिल्कुल सही सवाल, और यही पर म्यूचुअल फंड्स काम आते हैं। म्यूचुअल फंड? हाँ, स्रोत इन्हें एक बस की तरह समझाता है। बस की तरह? हाँ, जैसे आप कहीं जाने के लिए बस का टिकट लेते हैं और ड्राइवर आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है ना, आपको खुद गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं। हाँ। वैसे म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा लगाते हैं, खासकर SIP के जरिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा, और एक पेशेवर फंड मैनेजर होता है जो उस बस का ड्राइवर है। अच्छा। वो उस सारे पैसे को रिसर्च करके अलग अलग अच्छी कंपनियों के शेयर्स में या बॉन्ड्स में लगाता है। आपको खुद से ये सिरदर्द पालने की जरूरत नहीं कि कौन सी कंपनी चुने। अरे वाह, ये तो काफी आसान लग रहा है। हाँ, मतलब एक्सपर्ट हमारे लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और SIP का फायदा ये है कि आप हर महीने एक तय रकम डालते रहते हैं, तो बाजार ऊपर हो या नीचे, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, बल्कि बाजार नीचे होने पर आपको उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। अच्छा, एवरेजिंग हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें फिर वो कंपाउंडिंग की ताकत काम करती है, जिसकी हम बात कर रहे थे। कंपाउंडिंग, हाँ। स्रोत एक बड़ा मजेदार उदाहरण देता है। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए 25 साल की उम्र में, हर महीने सिर्फ 5000 रुपए निवेश करना शुरू करे। 5000 रुपए महीना? ठीक है। और वो 25 साल तक लगातार करता रहे, मतलब 50 की उम्र तक, और उसे औसतन 12% सालाना रिटर्न मिल जाए, जो लंबे समय में इक्विटी म्यूचुअल फंड में मिलना बिल्कुल संभव है। हाँ। तो जानते हैं 50 की उम्र में उसके पास कितना पैसा जमा हो सकता है? कितना? अंदाजा नहीं है। 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। क्या? सिर्फ 5000 रुपए महीने से 25 साल में 1 करोड़। हाँ। यही है कंपाउंडिंग का जादू। इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। 8वां अजूबा? हाँ। होता क्या है कि आपका पैसा जो रिटर्न कमाता है, वो भी वापस इन्वेस्ट हो जाता है। फिर अगले साल आपका मूलधन और कमाया हुआ रिटर्न दोनों मिलकर और रिटर्न कमाते हैं। मतलब पैसे पे पैसा बनता है? बिल्कुल। आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाता है, और फिर वो कमाया हुआ पैसा और ज्यादा पैसा कमाता है। हाँ। ये एक छोटे से स्नोबॉल की तरह है, जो पहाड़ से लुढ़कना शुरू होता है तो छोटा होता है, पर जैसे जैसे नीचे आता है, बड़ा और बड़ा होता जाता है। वाह। बस जरूरत है जल्दी शुरू करने की और लंबे समय तक टिके रहने की, धैर्य रखने की। तो अंत में ये जो पूरी बातचीत है, ये वित्तीय नियोजन है, ये सिर्फ मतलब अमीर बनने या बहुत सारा पैसा जमा करने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नतीजा हो सकता है, पर असली मकसद वो नहीं है। स्रोत याद दिलाता है कि इसका असली मकसद है मन की शांति। मन की शांति? हाँ, आत्मसम्मान, आर्थिक आजादी,
ताकि आपको रात को ये चिंता न सताए कि बच्चे के स्कूल की फीस कैसे भरेंगे, या अगर कोई बीमार पड़ गया तो इलाज का खर्च कहाँ से आएगा, या बुढ़ापे में क्या होगा, कहीं बच्चों पर बोझ तो नहीं बन जाएंगे। ये उन चिंताओं से मुक्ति है। सही बात है। रमेश ने देर से ही सही पर शुरुआत तो की। हाँ, उसने की। उसने इमरजेंसी फंड बनाया, बीमा लिया, SIP शुरू की, और सबसे बड़ी बात, उसने अपने बेटे अर्जुन को वो सिखाया जो उसे खुद कभी नहीं सिखाया गया था। हाँ, और कहानी का सबसे अच्छा पल तो वो था जब अर्जुन ने कहा, पापा जब मेरी पहली सैलरी आएगी ना, मैं पहले दिन से अपनी SIP शुरू करूंगा। बिल्कुल। रमेश समझ गया कि उसने अपने बेटे को सिर्फ पैसा नहीं दिया, उसने उसे वित्तीय सुरक्षा और समझ का एक रास्ता दिया है जो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। तो इस सारी चर्चा से जो एक मुख्य बात, एक निचोड़ निकल कर आता है, वो शायद यही है कि ये जो वित्तीय नियोजन है, ये सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हर उस आम भारतीय परिवार के लिए जरूरी है और संभव है जो अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है और अपने सपनों को पूरा करने का हौसला रखता है। छोटी शुरुआत करें पर लगातार करते रहें। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। हाँ, जरा सोचिए, अगर हमारे घरों में पैसे के बारे में, बचत के बारे में, निवेश के बारे में बात करना उतना ही सहज और आम हो जाए जितना हम बच्चों की पढ़ाई या उनकी सेहत के बारे में करते हैं, तो हमारे परिवारों का, हमारे समाज का आर्थिक भविष्य कितना सुरक्षित और कितना उज्जवल हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस तरह की और जानकारी भरी चर्चाओं के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।